नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों आज हम जानेंगे पाठ 2, इतिहास के पाठ 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। दोस्तों मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आज मैं आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों पहला पॉइंट मेरा है, दोस्तों पहला पॉइंट है रूसी क्रांति के कारण। दोस्तों रूसी क्रांति के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बार बार प्रश्न आते हैं बोर्ड में और पूछा करता है कि रूसी क्रांति के कारण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों रूसी क्रांति के कारण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में यह 5 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं रूसी क्रांति के 5 कारण। ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण दोस्तों है जार की निरकुशलता एवं अयोग्य शासन। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा है दोस्तों रूसीकरण की नीति। दोस्तों चौथा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। पांचवा है दोस्तों औद्योगिकरण की समस्या और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। दोस्तों यह जान लिया आपने। अब चलिए मैं इसका डिफिनेशन आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि डिफिनेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला पॉइंट रहा है जार की निरकुशलता और अयोग्यता। ठीक है दोस्तों, इस समय रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना थी। राजा विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जनता की कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों जार जो था वह क्या था, बिल्कुल निरकुशलता उसका शासन था और अयोग्य शासन था, लेकिन वह अपने गद्दी को त्याग कर छोड़ना नहीं चाहता था। वह गद्दी पर बना रहना चाहता था, लेकिन उन्हें कोई भी जनता के प्रति चिंता उन्हें नहीं थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा है दोस्तों कृषकों की दयनीय स्थिति। दोस्तों कृषकों की दयनीय स्थिति वहाँ पे थी रूस में। तो रूस में बहुसंख्यक कृषक थे, यानी अत्यधिक क्या थी, कृषि की संख्या थी, यानी कृषक लोग थे वहाँ पे। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ठीक है, उनकी स्थिति कैसी थी, बिल्कुल दयनीय थी। छोटे छोटे खेत, पुरानी विधियों से खेती और पूंजी का अभाव उनके पास था। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या था कि कृषकों की दयनीय स्थिति इसलिए थी कि वहाँ पे बहुत सारे कृषक थे और उनकी स्थिति दयनीय इसलिए थी क्योंकि वहाँ छोटे छोटे क्या थे, खेत थे, पुराने ढंग से खेती करने की विधि थी, पूंजी का अभाव था। लेकिन उसी पूंजी के अभाव के कारण क्रांति की अलावा कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों कृषकों के क्रांति के अलावा कोई रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा था, इसलिए रूस में क्रांति के कुछ कारण आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा पॉइंट है रूसीकरण की नीति। रूस में अनेक राष्ट्रीयता, संप्रदाय, भाषा और संस्कृति के निवासी थे। जार ने सभी पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया, जिससे आक्रोश बढ़ता चला गया। दोस्तों जार जो था वह क्या करता था, रूस में अपना शासन कायम रखना चाहता था। वह अपना भाषा यानी संप्रदाय भाषा, अपना भाषा, अपनी संस्कृति तथा रूसी भाषा, अपनी शिक्षा संस्कृति लादने का प्रयास करता था, थोपता था। इसलिए उसमें वहाँ की जनता में आक्रोश की भावना जगी। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों को दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन मजदूरी बहुत कम थी। उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार न थे, वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों जार का इतना शासन जबरदस्त था कि मजदूर लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उन्हें मजदूरी के हिसाब से उन्हें कम पैसा दिया जाता था और राजनीतिक अधिकार वहाँ पे बिल्कुल नहीं था। वह हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, अगर हड़ताल करते तो जार उन्हें मारता पीटता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट रहा है मेरा आखिरी कि औद्योगिकरण की समस्या और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था और रूस को पराजय क्रीमिया और जापान के हाथों भी क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक थे। दोस्तों यहाँ तक समझ। अब दोस्तों जानते हैं कि हम सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। दोस्तों यह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बोर्ड में 1 से 2 नंबर के प्रश्न इससे पूछा करता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो दोस्तों समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है, जिसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। दोस्तों याद रखिए समाज का वैसा वर्ग जिनमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है, जिससे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने पॉइंट रखा है जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे है, जो बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1914 में हुआ। कब से 14 में हुआ और 18 में क्या हुआ, संपन्न हुआ। दोस्तों याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ होकर 1918 में
संपन्न हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट रखा है मैंने 22 फरवरी 1917 को किसान मजदूरों से एक जुलूस निकाला जिसका नारा था रोटी दो। दोस्तों रोटी दो नारा कब लागू लगा, तो दोस्तों याद रखिएगा 22 फरवरी 1917 में। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है 1 फरवरी 1918 को जूलियन कैलेंडर के अनुसार रूस में क्रांति हुई। दोस्तों रूस की क्रांति किसे कब हुआ था, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों 1 फरवरी 1918 में। ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट मैंने रखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला पॉइंट है फरवरी क्रांति 18 मार्च को हुआ। दोस्तों फरवरी क्रांति कब हुआ, तो 18 मार्च को हुआ था, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों 12 मार्च को हुआ था, फरवरी क्रांति 12 मार्च को हुआ था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पांचवा हुआ अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुआ। अक्टूबर क्रांति कब हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा 7 नवंबर को। ठीक है, फिर छठा पॉइंट है 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब हुआ ये प्रस्ताव लागू हुआ, तो 1975 ईस्वी में। कहाँ से हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला है कि बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो 1917 में हुआ। दोस्तों अगला फिर पॉइंट रखा है मैंने कि नई आर्थिक नीति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद करिएगा कि नई आर्थिक नीति 1921। नई आर्थिक नीति कब हुआ था दोस्तों, 1921 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसे हम NEP के से नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त नई आर्थिक नीति 1921 जिसे हम NEP के नाम से जानते हैं। इसके प्रमुख बातें जो हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसे जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में बार बार पूछा है नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख बातों को लिखे। दोस्तों 1 नंबर पॉइंट रखा है मैंने, किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा रखा है 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने रखा है दोस्तों विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। ठीक है, चौथा दोस्तों पॉइंट है विभिन्न स्तरों के बैंक खोले गए। दोस्तों पांचवा पॉइंट रखा है ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ठीक है दोस्तों, 5 पॉइंट रखा है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप। दोस्तों यहाँ एक पॉइंट रखा है मैंने, लेनिन की मृत्यु कब हुई। दोस्तों याद रखिएगा 1924 में। बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है प्रश्न की लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 में हुई। उसके बाद दोस्तों अगला है सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। दोस्तों सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो दिसंबर 1991 में हुआ। दोस्तों यह प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, ये शीत युद्ध क्या है। तो दोस्तों यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ लिया बात को। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।